नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स में आपको करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन जो है कराए जाते हैं इस क्लास में। ये डेली करंट अफेयर्स की क्लास हम आपको हमारे यूट्यूब चैनल @GS की पाठशाला 733 पर रोजाना सुबह 6 से 7 बजे के बीच ये करंट अफेयर्स की क्लास कराई जाती है। रिकॉर्डेड क्लास होती है जो काफ़ी अच्छी क्लासेस है आप सभी के लिए। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो है जो करंट अफेयर्स में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन वैसे ही क्वेश्चन बिल्कुल जो है आपको इसी करंट अफेयर्स की क्लास में मिलेंगे। बस आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें। काफ़ी जो है हम बहुत सारी क्लासें आपको यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करा चुके हैं, लेकिन आप लोग हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लगभग 350 से प्लस जो है वीडियो हम इस यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं और कोई भी अभी अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिला है। तो आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, मुझे सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट करें, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए एक अच्छी अच्छी क्लासें और अच्छा कंटेंट लाते रहें। ठीक है, तो इस डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत करते हैं। आपसे पुनः दोबारा निवेदन है, आप लोग हमें सपोर्ट जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, पशु कल्याण दिवस 2023 कब मनाया गया? तो विश्व पशु कल्याण दिवस 2023 कब मनाया गया? 4 अक्टूबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 4 अक्टूबर को मनाया गया। 4 अक्टूबर को मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? विश्व पशु कल्याण दिवस 2023 की थीम थी ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल। ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल, ये इसकी थी थीम। विश्व पशु कल्याण दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई? 1931 से हुई है। कब से हुई है? विश्व पशु कल्याण दिवस 1931 से मनाया जाता है। और पहली बार ये कहाँ पर मनाया गया था? एक बैठक हुई थी विश्व पशु कल्याण दिवस की फ्लोरेंस इटली में। फ्लोरेंस इटली में ही इसकी शुरुआत 1931 में हुई थी, जहाँ पर इसकी बैठक हुई थी। ठीक है, इसका महत्व क्या है? विश्व पशु कल्याण दिवस का महत्व है वैश्विक भागीदारी, लोगों में जागरूकता और शिक्षा, पशु क्रूरता के खिलाफ वकालत, भविष्य के लिए जानवरों का संरक्षण करना, ये इसका महत्व और यही उद्देश्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व शिक्षक दिवस 2023 कब मनाया जाएगा? तो विश्व शिक्षक दिवस 2023 कब मनाया जाएगा? 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा विश्व शिक्षक दिवस 2023। इसका महत्व है समाज में शिक्षकों के अमूल्य योगदान का सम्मान करने के लिए समर्पित दिवस। इसका महत्व उद्देश्य यही है, समाज में शिक्षकों के अमूल्य योगदान का सम्मान करने के लिए उनके लिए समर्पित दिवस है। विश्व शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई? 5 अक्टूबर 1994 से इसको मनाने की शुरुआत हुई है। कब से? 5 अक्टूबर 1994 से मनाने की इसकी शुरुआत की गई है। इसकी थीम क्या है? विश्व शिक्षक दिवस 2023 की थीम है द टीचर्स बी नीड फॉर द एजुकेशन बी वांट द ग्लोबल इम्परेटिव टू रिजर्व द टीचर शॉर्टेज। ये इसकी थीम है। दोबारा से आप लोग इसकी थीम सुने। थीम है द टीचर्स बी नीड फॉर द एजुकेशन बी वांट द ग्लोबल इम्परेटिव टू रिजर्व द टीचर शॉर्टेज। ये इसकी थीम है विश्व शिक्षक दिवस 2023 की। विश्व शिक्षक दिवस का आयोजन कौन कौन करता है? तो 3 संस्थाएं जो है मिलकर विश्व शिक्षक दिवस का आयोजन करती हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, यूनिसेफ है और एजुकेशनल इंटरनेशनल। इन तीनों के सहयोग से जो है विश्व शिक्षक दिवस 2023 विश्व शिक्षक दिवस का आयोजन किया जाता है, मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और बांग्लादेश की सेनाओं ने कौन से संयुक्त अभ्यास को शुरू किया है? तो हाल ही में भारत और बांग्लादेश की सेनाओं ने कौन से संयुक्त अभ्यास को शुरू किया है? संप्रीति युद्ध अभ्यास को शुरू किया है भारत और बांग्लादेश की सेनाओं ने। ठीक है, कौन से युद्ध अभ्यास को? संप्रीति युद्ध अभ्यास को शुरू किया। ये शुरू कब से हुआ? 3 अक्टूबर से इसकी शुरुआत की गई है। 3 अक्टूबर 2023 से इसकी शुरुआत की गई है। और संप्रीति युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? ये मेघालय में एक जगह है उमराई। मेघालय भारत में इसका आयोजन हो रहा है। मेघालय में एक जगह है उमरोई, जहाँ पर इसका आयोजन हो रहा है। ठीक है, तो इसका आयोजन भारत के मेघालय के उमराई जगह पर इसका आयोजन हो रहा है। ये इसका 11वां संस्करण है। संप्रीति युद्ध दिवस का संस्करण कौन सा? 11वां संस्करण है। इसकी शुरुआत 2009 से की गई थी। कब से की गई शुरुआत? 2009 में हुई थी इसकी। और 2009 में ये पहली बार कहाँ पर मनाया गया? असम के जोरहाट में
2009 में असम के जोरहाट में इसका पहली बार आयोजन किया गया था, युद्धाभ्यास हुआ था। ठीक है, 3 अक्टूबर से इसकी शुरुआत हुई और ये 14 दिन तक चलेगा। कितने दिन तक? 14 दिन तक चलेगा। इसमें कुल 350 जवान शामिल होंगे दोनों देशों के। भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के लगभग 350 जवान इसमें भाग लेंगे। ठीक है, इसको संप्रीति युद्धाभ्यास आयोजित करने का उद्देश्य क्या? इसका उद्देश्य रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना और गहरे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर के किस प्रसिद्ध उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो जम्मू एंड कश्मीर के किस प्रसिद्ध उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो इसका नाम है पश्मीना क्राफ्ट, या फिर इसे बसोहली पश्मीना भी कहते हैं। पश्मीना क्राफ्ट या बसोहली पश्मीना भी इसी कहते हैं। तो जम्मू कश्मीर का ये प्रसिद्ध उत्पाद है जिसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, पश्मीना क्राफ्ट जो ये जम्मू कश्मीर के सुरम्य जिले के कठुआ जिले से निकलने वाले सदियों पुराने पारंपरिक सिल्क है। ये जम्मू कश्मीर के सुरम्य जिले के कठुआ नामक एक स्थान है, वहाँ से इसे प्रसिद्धि प्राप्त हो, ये पश्मीना क्राफ्ट को। ठीक है, ये सदियों से पुराने पारंपरिक शिल्प है। ये इसकी प्रसिद्धि का कारण क्या है? पश्मीना क्राफ्ट की प्रसिद्धि का कारण असाधारण कोमलता, बारीकी और पंख जैसे वजन का होता है। ये पंख जैसे वजन का होता है और ये एक उत्तम कपड़ा होता है। ये पश्मीना क्राफ्ट का ये एक उत्तम कपड़ा होता है जो हाथ से तैयार किया जाता है कारीगरों के द्वारा। कारीगर हाथ से इसे तैयार करते हैं, एक उत्तम कपड़ा है ये। और इससे क्या क्या बनता है? पश्मीना क्राफ्ट से शॉल बनती है, जो आदमी, लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए शॉल का निर्माण होता है, जो काफ़ी अच्छी किस्म की शॉल होती हैं। मफलर, कम्बल, टोकरी, इनसे काफ़ी अच्छे अच्छे जो शॉल, मफलर, कम्बल, टोकरी बनाए जाते हैं इस पश्मीना क्राफ्ट कपड़े से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2023 में अन्नू रानी ने कौन सा मेडल जीता है? तो एशियन गेम्स 2023 में माफ़ करना, ये तो एशियन गेम्स 2023 में अन्नू रानी ने कौन सा मेडल जीता है? तो एशियन गेम्स 2023 में अन्नू रानी ने गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा? गोल्ड मेडल जीता है अन्नू रानी ने। किस में जीता है? भाला फेंक में। भाला फेंक में इन्होंने, अन्नू रानी ने गोल्ड मेडल जीता है। और कितनी दूर तक इन्होंने भाला फेंका? इन्होंने 69.92 मीटर तक भाला फेंका। कितने? 69.92 मीटर तक अन्नू रानी ने भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता। ये पहली भारतीय महिला बनी है जिन्होंने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता। ये पहली भारतीय महिला बन गई है जिन्होंने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, एशियन गेम्स का आयोजन आपको पता ही होगा कहाँ पर हो रहा है? चीन के होंगजू में इसका आयोजन हो रहा है। कहाँ पर? चीन के होंगजू में इसका आयोजन हो रहा है। ठीक है, और इसमें रजत पदक किसने जीता? रजत पदक जीता है नसीदा दिलहान ने। कौन से? नदीसा दिलहान ने जीता, जो श्रीलंका की रहने वाली। इन्हें 61.57 मीटर तक भाला फेंका। और इसमें कांस्य किसने जीता? हुई हुई, जो चीन की रहने वाली है, कांस्य जीता हुई हुई ने, जो चीन की है। इन्होंने 61.29 मीटर तक भाला फेंका और इन्होंने कांस्य जीता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के बाहर कहाँ लगी बी आर अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा? तो भारत के बाहर सबसे बड़ी प्रतिमा बी आर अम्बेडकर की बनी है, वो कहाँ पर बनी है? मैरीलैंड यूएसए में बनी है। कहाँ पर बनी है? मैरीलैंड यूएसए में, यानी मैरीलैंड जो अमेरिका में है, वहाँ पर बी आर अम्बेडकर की भारत के बाहर सबसे बड़ी प्रतिमा बनी है। ठीक है, इसका अनावरण कब होगा? इस प्रतिमा का अनावरण 14 अक्टूबर को किया जाएगा। कब किया जाएगा? इस प्रतिमा का अनावरण 14 अक्टूबर को किया जाएगा। इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी? 19 फुट है। कितनी है? 19 फुट ऊंची ये प्रतिमा। इसको नाम क्या दिया गया? बी आर अम्बेडकर की जो प्रतिमा मैरीलैंड यूएसए बनी, इसको नाम दिया गया स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। क्या नाम दिया गया? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी इसको नाम दिया गया। और इसको किसने बनाया है? जो भारत के प्रसिद्ध कलाकार और मूर्तिकार हैं, भारत के प्रसिद्ध कलाकार और मूर्तिकार है राम सुतार ने इसको बनाया। किसने बनाया? राम सुतार ने। राम सुतार ने ही सरदार पटेल जी की मूर्ति बनाई थी, जो अहमदाबाद गुजरात में है। ठीक है, अब बात करें बी आर अम्बेडकर जी की। तो बी आर अम्बेडकर जी की इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। बी आर अम्बेडकर को बाबा साहब के नाम से प्यार से इन्हें बाबा साहब भी कहते हैं। बी आर अम्बेडकर को प्यार से बाबा साहब कहते हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। और इन्होंने ये
14 अक्टूबर को इसका अनावरण क्यों किया जाएगा? क्योंकि 14 अक्टूबर 1956 को BR अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। कब अपनाया था? 14 अक्टूबर 1956 को अम्बेडकर जी ने हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो इसी के उपलक्ष्य में 14 अक्टूबर को इसका अनावरण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? सुधा मूर्ति। कौन बनी है? सुधा मूर्ति बनी है। इनके असाधारण योगदान के लिए और समाज को कुछ वापस देने के समर्पण के लिए इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया। असाधारण योगदान के लिए और समाज को वापस देने के समर्पण भाव से इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया। सुधा मूर्ति जो है ये NR नारायण मूर्ति की पत्नी है। NR नारायण मूर्ति इंफोसिस के सह संस्थापक हैं। ठीक है, NR नारायण मूर्ति की पत्नी है सुधा मूर्ति और NR नारायण जो है इंफोसिस के सह संस्थापक हैं। ठीक है, NR नारायण मूर्ति को भी 2014 में ग्लोबल इंडियन अवार्ड मिला था। कब मिला था? NR नारायण मूर्ति को 2014 में ग्लोबल इंडियन अवार्ड मिल चुका है। ठीक है इन्हें, और ये ग्लोबल इंडियन अवार्ड किसने प्रदान किया? कनाडा इंडियन फाउंडेशन ने प्रदान किया। किसने? कनाडा इंडियन फाउंडेशन ने प्रदान किया है। इस पुरस्कार के तहत इन्हें $50,000 मिला है। कितने मिले? $50,000। ठीक है, कनाडा इंडियन फाउंडेशन के अध्यक्ष कौन है? सतीश ठक्कर। कनाडा इंडियन फाउंडेशन के अध्यक्ष सतीश ठक्कर हैं। ये जो फाउंडेशन ने इसे दिया, फाउंडेशन ने इन्हें ये पुरस्कार दिया, लेकिन प्रदान किनके हाथों किया गया? तो प्रदान किया कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा। कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त जो है संजय कुमार वर्मा है, उन्होंने इनको ये पुरस्कार प्रदान किया। और जो सुधा मूर्ति जी हैं, इन्होंने अपनी जो $50,000 की जो राशि मिली थी, इन्होंने ये दान कर दी। किसको दान कर दी? टोरंटो विश्वविद्यालय के फील्ड इंस्टीट्यूट को। टोरंटो विश्वविद्यालय जो कनाडा में है, वहाँ के फील्ड इंस्टीट्यूट को इन्होंने ये $50,000 की जो राशि है वो दान में दे दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किन वैज्ञानिकों को दिया गया है? तो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया और ये प्रश्न काफ़ी विस्तृत है, तो आपको हम पूरी तरह से और अच्छी तरह से डिटेल में इस क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। तो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किन किन को दिया? 3 वैज्ञानिकों को दिया गया। इनमें पहला नाम है मोंगो जी बोवेडी। क्या नाम है? मोंगी जी बोवेडी इनका पहला नाम है। और दूसरे वैज्ञानिक है लुइस ई ब्रस। क्या नाम है इनका? लुइस ई ब्रस। और तीसरा नाम है अलेक्सी आई एक्यूमोव। अलेक्सी आई एक्यूमोव। ठीक है, तो बोवेडी ब्रुस एक्यूमोव, इसे आप शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं। इससे बोवेडी ब्रस एक्यूमोव से कुछ भी आप शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं। तो 3 इन वैज्ञानिकों को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब हम बात करते हैं इन वैज्ञानिकों ने किसके बारे में खोज की। तो इन वैज्ञानिकों ने क्वांटम डॉट्स की और उनके संश्लेषण का इन्होंने खोज की। क्वांटम डॉट्स की और उनके संश्लेषण की इन्होंने वैज्ञानिकों ने खोज की है। ठीक है, अब हम वैज्ञानिकों के जन्म और देश के बारे में बात करते हैं। मोंगी जी बोवेडी, इनका जन्म 1961 पेरिस फ्रांस में हुआ। मोंगो जी बोवेडी का जन्म 1961 पेरिस फ्रांस में हुआ। लुइस ई ब्रस इनका जन्म 1943 में क्लीवलैंड USA में हुआ। लुइस ई ब्रस इनका जन्म 1943 क्लीवलैंड USA में हुआ। ठीक है, और अलेक्सी आई एक्यूमोव का जन्म 1945 में USSR में हुआ। कहाँ पर? 1945 में USSR में हुआ। ठीक है, अब हम बात करें अब तक जो है 1991 से लेकर 2022 तक 191 विजेताओं को 114 बार जो है नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री का प्रदान किया जा चुका है। 1901 से लेकर 2022 तक 191 विजेताओं को 114 बार जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। 2 बार नोबेल पुरस्कार किन किन को मिला केमिस्ट्री में? तो केमिस्ट्री में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला फ्रेडरिक सेंगर और वेरी शॉर्पलेस को। 2 बार केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला है फ्रेडरिक सेंगर और वेरी शॉर्पलेस को। 2 बार केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला। सबसे कम उम्र में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला फ्रेडरिक जोलियट को। 35 वर्ष की उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला। सबसे कम उम्र में केमिस्ट्री का नोबेल मिला फ्रेडरिक जोलियट को 35 वर्ष की उम्र में सन 1935 में। 35 वर्ष की उम्र में सन 1935 में।
पुरस्कार राशि के तहत 11 मिलियन जो है स्वीडिश क्रोनर दिया जाता है। कितने? 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिए जाते हैं। और जो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर है ये तीनों वैज्ञानिकों में बराबर बराबर बांट दिए जाएंगे। अब हम बात करें क्वांटम डॉट्स। क्वांटम डॉट्स क्या है? जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं। क्वांटम डॉट्स जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं। क्वांटम डॉट्स अब QLED तकनीक पर आधारित कंप्यूटर मॉनिटर और टेलीविज़न स्क्रीन को रोशन करते हैं। क्वांटम डॉट्स जो नैनो पार्टिकल्स हैं अब QLED तकनीक पर आधारित कंप्यूटर मॉनिटर और टेलीविज़न स्क्रीन को रोशन करते हैं। तो इस प्रश्न के बारे में विस्तृत से हमने बात की। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह 2023 कब से कब तक मनाया जाएगा? तो राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह 2023 कब से कब तक मनाया जाएगा? 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। कब से? 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह की थीम क्या है? इसकी थीम है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ये इसकी थीम है। इसकी राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस मनाने की शुरुआत हुई 1952 में इसकी शुरू हुआ था, लेकिन मनाया गया पहली बार 1955 में शुरू हुआ। इसका एक तरह से गठन हुआ 1952 में, फिर पहली बार मनाया गया राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस 1955 में। और राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह मनाना शुरू कब हुआ? 1957 से। 1957 से राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह मनाने की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह मनाने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भारत में वन्यजीव संरक्षण के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना। उद्देश्य भारत में वन्यजीव संरक्षण के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है। अगला और अंतिम क्वेश्चन इस क्लास का है, एशियन गेम्स 2023 में पारुल चौधरी ने कौन सा मेडल जीता है? तो एशियन गेम्स 2023 में पारुल चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा? गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में ये मेडल जीता। महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में पारुल चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता। इन्होंने 15 मिनट 14 सेकंड पॉइंट 75 में इस समय में इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता। इन्होंने किसको हराया? जापान की रिरिका हिरोनाका को हराया, जो दूसरे स्थान पर आई। हराया जापान की रिरिका हिरोनाका को। ठीक है, अभी हाल ही में ICC ने सचिन तेंदुलकर को वर्ल्ड कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है। हाल ही में ICC ने सचिन तेंदुलकर को वर्ल्ड कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है। जो वर्ल्ड कप का आयोजन कब से शुरू होगा? 5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप का आयोजन शुरू होगा। वर्ल्ड कप खेला जाएगा और पहला मैच किन किन के बीच होगा? इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच पहला वर्ल्ड कप का मैच खेला जाएगा। ठीक है, तो डेली करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन की क्लास काफ़ी विस्तृत तरीके से और पूरी जितनी भी क्वेश्चन बन सकते थे इस क्लास से वो सारे हमने आज की इस क्लास में डिस्कस किए। ऐसी करंट अफेयर्स की क्लास आपको रोजाना हमारे यूट्यूब चैनल @GS की पाठशाला 733 पर कराई जाती है सुबह 6 से 7 बजे के बीच, जो रिकॉर्डेड क्लास होती है। और काफ़ी विस्तृत तरीके से हम इन जितने भी प्रश्न होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। बस आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें। काफ़ी क्लासें हम आपको इस यूट्यूब चैनल पर करा चुके हैं, लेकिन आप लोगों ने हमें कोई सपोर्ट नहीं किया है, ना ही चैनल को सब्सक्राइब किया है, ना ही आपने कोई वीडियो को वॉच किया है, ना ही लाइक किया है। तो आपसे निवेदन है हाथ जोड़कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, जिससे हमें अच्छा सा मोटिवेशन मिलता रहे। तो ऐसे ही करंट अफेयर्स की क्लासें जो हम डेली आपके लिए लाते रहे, और भी जितना भी स्टडी मटेरियल है इस चैनल से संबंधित वो सारा आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा। बस आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें। चलिए आज की इस क्लास की यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।